पीएफआई का हिट स्क्वाड तैयार है। पीएफआई के हिट स्क्वाड के निशाने पर कई शहर थे, बम बनाने का सामान बरामद हुआ, हथियार भी यहां पर जमा किए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दरअसल लखनऊ में मेट्रो स्टेशन की रेकी बाकायदा की गई थी। बदरुद्दीन फिरोज से पूछताछ में एक खुलासे हो रहे हैं। दरअसल बदरुद्दीन और फिरोज ये वही शख्स हैं जिन्हें एटीएस एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है और ये पीएफआई से जुड़े हुए हैं। और इस दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे इनकी तरफ से किए गए। ये भी बताया कि किस तरह से कई बड़े हिंदू नेता इनके निशाने पर थे, चाहे बात यूपी मेट्रो की हो या फिर अलग अलग रेलवे स्टेशन की, तमाम जगहों की इन्होंने रेकी भी की थी। तो देश की सुरक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। देश को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हथियारों का जखीरा, स्लीपर सेल्स, धमाके का प्लान, सब कुछ तैयार था। लेकिन पीएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी से सारा राज खुल गया। अब सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उससे सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। आतंक के कमांडरों का खूनी प्लान, खौफनाक बम से लैस हिट स्क्वाड, यूपी के 5 शहरों को दलाने के मिशन पर ब्लैक बेल्ट आतंकी, हर हथियार चलाने में माहिर आतंकियों की टीम। लखनऊ में गिरफ्तार पीएफआई के कमांडरों से पूछताछ में इन आतंकियों का खूनी मिशन पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में इन कमांडरों ने कई खौफनाक राज उगले हैं। सुरक्षा बलों ने पीएफआई के मिशन को डिकोड कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पीएफआई कमांडरों ने हिट स्क्वाड को लेकर जो राज उगले हैं उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हर शहर से 25-25 युवकों को हिट स्क्वाड में जोड़ा गया था। ट्रेनिंग के बाद इन्हें छोटे ग्रुप्स में बांटा गया था। बस इन्हें अपने आका के सिग्नल का इंतजार था। उसके बाद देश में धमाकों और मौत का तांडव मचा दिया जाता। पूछताछ में पीएफआई के हिट स्क्वाड का खूनी मिशन सामने आने के बाद भूचाल आ गया है। यूपी के 5 शहर पीएफआई के हिट स्क्वाड के निशाने पर थे। लखनऊ, बहराइच, मुजफ्फरनगर, शामली, बाराबंकी और मेरठ। हमें पुलिस सूत्रों से जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक इन कथित हिट स्क्वाड में 20 से 25 नौजवानों को शामिल किया जा रहा है। यूपी के 5 शहरों में ये हिट स्क्वाड तैयार की गई है। यानी अगर बदरुद्दीन का दावा सही है तो यूपी में कम से कम 100 से 125 आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इन शहरों में मौत का खेल खेलने के लिए पीएफआई ने पूरी तैयारी की थी। हमले के लिए बनाए गए हिट स्क्वाड को टेस्ट के बाद चुना गया था। हिट स्क्वाड में ऐसे नौजवानों को शामिल किया गया था जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से फिट थे। मार्शल आर्ट में माहिर युवाओं को विशेष तौर पर हिट स्क्वाड में तरजीह दी गई थी। हिट स्क्वाड में सिलेक्शन के बाद ब्लैक बेल्ट वाले नौजवानों को मुश्किल मिशन के लिए चुना गया था। इसके बाद हिट स्क्वाड की ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। इस ट्रेनिंग के दौरान देश में दहशत फैलाने के लिए इन नौजवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया गया। आसानी से मिलने वाली चीजों से बम बनाना, दहशत मचाने के लिए धमाके की साजिश, चाकू के वार से बेरहमी से कत्ल, भीड़ वाले इलाकों में आगजनी और बवाल, प्रमुख हिंदू संगठनों को निशाना बनाना और हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर हमला। पीएफआई के पकड़े गए कमांडरों को इस तरह से तैयार किया गया था कि किसी भी हाल में इनका मिशन फेल ना हो पाए। हर वक्त हमले के लिए तैयार रखने के लिए आतंकियों को परीक्षा से पास होना पड़ता था। तक के हिसाब से ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को टारगेट कर रहे थे और इसमें जिससे कि कारण बहुत वैमनस्यता फैल सकती थी समाज में। वसंत पंचमी के मौके पर पीएफआई के ये आतंकी देश के कई प्रमुख शहरों में एक साथ हमला करने वाले थे। पीएफआई के कमांडर बदरुद्दीन और उसके साथी फिरोज से पूछताछ में पता चला कि फिरोज हथियारों का ट्रेनर है। ये खुद भी कई तरह के खौफनाक हथियार चलाने में माहिर है। पीएफआई के सरगना बदरुद्दीन और फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस को सूबे में हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि इन दोनों से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि पीएफआई उत्तर प्रदेश में बड़े धमाकों की साजिश रच रहा था और पीएफआई के निशाने पर यूपी के हिंदूवादी नेता भी थे। 17 फरवरी को पीएफआई का स्थापना दिवस है और पीएफआई चाहता था कि इस दिन एक बड़ा मैसेज दिया जाए और बड़े स्तर पर धमाके किए जाएं, लेकिन एसटीएफ ने इन मंसूबों को नाकाम कर दिया है और बदरुद्दीन और फिरोज खान की गिरफ्तारी के बाद अब तलाश उन लोगों की हो रही है जिनके संगी साथी थे और जिन्होंने इन दोनों के साथ यूपी के अलग अलग शहरों में बड़ी मीटिंगें की थी और नए रंगरूटों को भर्ती करने के लिए अभियान चलाया था।
लखनऊ में पकड़े गए पीएफआई के दोनों आतंकियों के पास से मेट्रो कार्ड भी मिला है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने मेट्रो की भी कई बार रेकी की थी और इन्होंने टारगेट के तौर पर मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों को भी लॉक किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई के दोनों आतंकी मेट्रो से जुड़ी कई तरह की जानकारी जुटाने में जुटे हुए थे। लखनऊ में मेट्रो की सुरक्षा कैसी है, मेट्रो ट्रेनें खाली कब होती हैं, इन ट्रेनों में भीड़ सबसे ज्यादा कब होती है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि पकड़े गए पीएफआई कमांडर ने अपने साथी के साथ कितनी बार इन मेट्रो ट्रेनों में सफर किया था, किन किन मेट्रो स्टेशनों पर वे चढ़े और उतरे थे और मेट्रो से जुड़ी कौन कौन सी अहम जानकारी उनके पास है। तो ये बात भी सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि वो मेट्रो स्टेशन और मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को भी निशाना बनाना चाहते थे। वो इस मेट्रो के सफर में कई बार रेकी कर चुके हैं। हालांकि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मेट्रो की सुरक्षा पूर्ण रूप से है। यहाँ पर हर तरीके से पुलिस तैनात है। आप देखिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर जगह जगह पे फोर्स तैनात है। पीएफआई के दोनों आतंकियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि स्क्वाड के सदस्यों को अंडरग्राउंड रहने का हुक्म दिया गया था ताकि वे किसी की नजर में न आए। उनको साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी धार्मिक समारोह, आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल ना हो, जिससे कि पुलिस उनको निशाने पर लेकर पूछताछ कर सके। और वैसे अब तक की पूछताछ में जो सामने आया है उसके अनुसार पीएफआई के संदिग्ध देश के कई शहरों में छिपे बैठे हैं। साफ है कि लखनऊ में 2 संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद भी खतरा टला नहीं है और इन संदिग्धों के विदेशी लिंक भी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और भी ज्यादा चौकसी बरत रही हैं। साथ ही देश भर में फैले इनके नेटवर्क की भी तलाश जारी है। यूपी के कई शहरों को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की पीएफआई की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इस साजिश की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़े हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की नाक के नीचे पीएफआई के इन आतंकियों ने मौत का ऐसा जाल बुना था जो अगर कामयाब हो जाता तो बड़ी तबाही मच सकती थी। इन आतंकियों के पास से बरामद मौत के सामान पर एक बार नजर डालिए। 16 उच्च विस्फोटक, एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर, लाल रंग का एक बंडल तार, एक पिस्टल, 7 कारतूस, 4800 रुपये नगद, एक पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 डीएल, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, एक मेट्रो कार्ड और 12 रेलवे टिकट। पकड़े गए पीएफआई के आतंकियों ने पहचान छिपाकर हमला करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में वर्ग विशेष के नौजवानों को बरगलाने और उनका ब्रेन वॉश कर आतंकी हरकतों को अंजाम देने में भी दोनों जुटे थे। ये संगठन कैसे नौजवानों के जहन में जहर घोल रहा है, उसकी एक वानगी देखिए। क्योंकि आज इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी एक हिम्मत की बात है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास हिम्मत होता है। बुज़दिलों की जमात को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज जो भी लोग यहां पर आए हैं, ऐसा मत समझिए कि आप लोग सिर्फ एक छोटे से एक शहर के अंदर एक प्रोग्राम के लिए आए, नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे ये जो 2 ड्रामेबाज हैं, वो 2 ड्रामेबाजों को आप एक मैसेज दे रहे हैं। वो 2 ड्रामेबाजों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो चाहे कोशिश कर लो, जो चाहे आजमाना है आजमा लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। पीएफआई के कमांडर बदरुद्दीन और उसके साथी फिरोज ने ज्यादातर सफर ट्रेनों के सहारे किया था। केरल से फिरोज के साथ उसके कुछ और साथी भी थे। इनमें से 2 ही यूपी पहुंचे, बाकी कहाँ गए किसी को खबर नहीं। इन आतंकियों के पास से जो 12 ट्रेन टिकट बरामद किए गए हैं वह भी अलग अलग राज्यों के हैं, यानी यह अलग अलग राज्यों से होते हुए यूपी पहुंचे थे, लेकिन जहां से इन्होंने टिकट ली वहां से कभी ट्रेन नहीं पकड़ी। आखिरी स्टेशन से पहले ही इन्होंने ट्रेन छोड़ दी। ऐसे पहचान छिपाने और सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। बदरुद्दीन और फिरोज ने लखनऊ पहुंचने पर अपने साथियों से संपर्क किया और गुंडबा इलाके में किराए का कमरा लिया। आतंकियों का यह ठिकाना हिंदू महासभा के दफ्तर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नए रंग रूटों को भर्ती करने के लिए अभियान चलाया था। इनके पास से 12 रेलवे के टिकट भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यूपी की ये अलग अलग शहरों में गए थे और इन्होंने
वहां पर मीटिंग की थी और युवाओं का ब्रेन वॉश किया था उन्हें पीएफआई में भर्ती होने के लिए। और एसटीएफ को इन दोनों से पूछताछ के बाद जानकारी ऐसी भी मिली है कि इन्होंने फोकस किया था बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज यानी कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिलों पर। ये दोनों आतंकी अपने आकाओं के अलावा यूपी के कई शहरों में मौजूद स्लीपर सेल के संपर्क में थे। इसके अलावा विदेशों से भी इन आतंकियों के तार जुड़े थे। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में दोनों आतंकियों का बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से सीधे संपर्क की बात भी सामने आई है। लखनऊ को दहलाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के पहले ही एसटीएफ ने पीएफआई के सारे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। अब तक मिली जानकारी से साफ हो चुका है कि पीएफआई ने देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके की साजिश रची थी। इनके पास से गिरफ्तारी के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव भी बरामद हुए हैं और बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। लेकिन एसटीएफ का कहना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन चुनौती अब इस बात की भी है कि इनके संगी साथियों को भी ढूंढा जाए, क्योंकि बम धमाकों की जो साजिश थी उसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और इनके आगे क्या क्या प्लान है उसका पता लगाना अभी भी एसटीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती है। पीएफआई के आतंकियों के पास से बरामद विस्फोटकों की जांच लैब में कराई जा रही है ताकि इनकी असली साजिश सामने आ सके। पीएफआई का कमांडर बदरुद्दीन और फिरोज 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में खौफनाक राज खोल रहे हैं। इनसे मिले सुरागों के दम पर अब सुरक्षा एजेंसियां इनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में जुटी है। पीएफआई के खौफनाक नेटवर्क के खुलासे के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। विधानसभा की सुरक्षा के लिए तमाम यहाँ पर पुलिस और पीएसए के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि 2 दिन पहले लखनऊ में पीएफआई के सरगना को पकड़ा गया है, इसलिए एटीएस के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। कोशिश यही है कि विधानसभा की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए और विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी सादी वर्दी में और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बीते 1 साल में पीएफआई से जुड़े 123 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब तक इनके खौफनाक मंसूबों को नाकाम करने में कामयाब रही है, लेकिन देश में पीएफआई की बढ़ती ताकत कभी भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और जो खुलासे इन आतंकियों के पास से हुए उसके अनुसार जिस दिन बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी वाले दिन इनकी कोई बड़ी साजिश थी, लेकिन अपनी साजिशों को ये अंजाम दे पाते उसके पहले ही ये सुरक्षा बलों की टीम के चंगुल में आ गए। सीधे रुक करेंगे निखिल, मेरे सहयोगी समय जुड़े हैं। निखिल, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो कई चौंकाने वाले हैं। सबसे खास बात ये कि अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 गिरफ्त में आए, लेकिन इनके कई और अन्य साथी आखिर वो किन किन जगहों पर हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या इस बारे में भी और जानकारी मिल पा रही है? अब कैसे उनके अन्य साथियों को भी ढूंढा जा रहा है? बिल्कुल यही सबसे बड़ी चुनौती है यूपी एसटीएफ के लिए और एटीएस के लिए कि कैसे इनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। चूंकि आपने देखा कि कितने सातिर थे ये, जहां से टिकट लेते थे वहां से ट्रेन नहीं पकड़ते थे, जहां उतरना होता था उससे ठीक एक स्टॉपेज पहले उतर जाते थे। तो ऐसे में जो इनके साथी हैं वो किन किन शहरों में गए होंगे, किन किन प्रदेशों में गए होंगे और उनका ट्रैवल रूट क्या रहा होगा, बहुत मुश्किल है ये एटीएस और एसटीएफ के लिए। हालांकि ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि ये लगातार उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में हिंसा फैला सकते हैं और यही इनका मंसूबा था। सबसे महत्वपूर्ण दिन इन्होंने अगर चुना था तो बसंत पंचमी को चुना था और खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ और नेपाल के आसपास के इलाके के जो शहर हैं वो इनका टारगेट थे, ताकि ये आसानी से भाग सके और दूसरा सबसे ज़्यादा जनहानि पहुंचा सके। इनका मकसद यही होता है कि अगर ये कोई इस तरह का ब्लास्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुके। ये लगातार अपने नए साथियों को भी ट्रेंड कर रहे थे कि आने वाले समय में अगर ये दोनों पकड़े जाते हैं या दोनों किसी पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं तो ऐसे स्थिति में इनकी आगे का जो नेटवर्क है वो भी तैयार होता रहे। तो कमांडर और उसके साथी के जो मंसूबे उत्तर प्रदेश में थे वो बेहद खतरनाक थे और यही चैलेंज है एटीएस के सामने, एसटीएफ के सामने कि आखिर उनके मंसूबे और उनके वो जो साथी जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी। जी बिल्कुल निखिल, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।